हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसमें हम भारत के संपूर्ण भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा वीडियो मैप के थ्रू करेंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। उत्तर भारत में जो आर्य थे उनके नाम पे इसका नाम आर्यावर्त, और इन आर्यों के जो शक्तिशाली राजा भरत थे इनके नाम पे भारतवर्ष कहलाया। तो जो निवासी थे उनके नाम पे आर्यावर्त और उनके जो राजा थे उनके नाम पे भारतवर्ष। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा है। किसने कहा है? ईरानियों ने कहा है इस नदी को हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान कहा है। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा है। तो ये याद रखना है। आर्यों की वजह से क्या नाम पड़ा भारत का? आर्यावर्त और भारतवर्ष। ईरानियों की वजह से क्या नाम पड़ा? हिंदू और हिंदुस्तान। और यूनानियों की वजह से क्या नाम पड़ा? इंडस और इंडिया। नेक्स्ट है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। ये चतुष्कोणीय आकार आप देख सकते हैं, ऐसे है ये करके, इसलिए इसे हम चतुष्कोणीय आकार बोलते हैं, 4 कोणों वाला आकार। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, ये आप देख सकते हैं, ये उत्तर पार्ट है, ऊंचे हिमालय पर्वत। मध्य में विशाल नदी द्रोणी, कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज यहाँ पे, गंगा यमुना यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। यानी ये बीच वाला पार्ट जो है ये क्या है? विशाल नदियों की द्रोणियाँ है। फिर बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। तो ये हमारा उत्तर पूर्वी एरिया हो गया और ये हमारा दक्षिण वाला एरिया। यहाँ पे क्या है? वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग हमारा है, ये वाला राजस्थान वाला। यहाँ पे रेतीले मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणी। उत्तर में क्या है हमारा? हिमालय पर्वत। फिर बोल रहा है उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, ये वाला पार्ट जो है हिंदू कुश है, यहाँ पे आप लिखा हुआ है देख सकते हैं हिंदू कुश। और उसके बाद ये वाला श्रेणी जो है सुलेमान श्रेणी है। उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, अराकान योमा इसी में है, आपको पता होगा। तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई, ये वाला एरिया दक्षिण में जो महासागर है उससे घिरा हुआ है। और जो मैप में दिया गया है इसे ही हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैप है इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। कौन कौन से देश हैं वो? यहाँ पे एक देख सकते हैं बांग्लादेश है, दूसरा यहाँ पे है भूटान, ये एरिया है नेपाल, उसके बाद है ये पाकिस्तान सहित कुल कितने देश हैं? 5 देश है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला कौन है? रूस यहाँ पे, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां है ब्राज़ील, 6वां है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है भारत। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, रुक चीन अबा भारत। ये लगभग आपने बहुत बार देखा होगा दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी, तो वही सेम है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आप देख लीजिए, रूस से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन ही होगा, और अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत ही होगा। तो रुक चीन अबा भारत में भारत कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण वाला एरिया उसके बाद है पश्चिम से पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट एवं 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। ये यहाँ पे आएगा 6 डिग्री 45 मिनट, ये इसके नीचे है, आप देख सकते हैं इस लाइन के नीचे है ये वाला 6 डिग्री 45 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो ऊपर इतना ही रहेगा। तो इसी के बीच में भारत का विस्तार है। तो ये याद रखना है 84 नहीं 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी वाला उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में कौन सा है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देता है तो हमें याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट और 68 7 से 97 25, या फिर आप डिग्री मिनट छोड़ करके सीधा याद रखें 84 376 और 687 से 97 25। नेक्स्ट है भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं इंदिरा कौल उत्तरतम बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में है। ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब भारत के अब तो चूँकि ये वाला हिस्सा जो है लद्दाख बन गया है तो ये अब लद्दाख में आएगा। और भारत की मुख्य भूमि मतलब आइलैंड छोड़ दिया गया है, आइलैंड हम काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरिक्ष जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे यहाँ पे इसका विस्तार है। मुख्य भूमि के दक्षिणी पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये एरिया जो है आप देख सकते हैं अंडमान एवं निकोबार का, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, इधर ये वाला एरिया है हमारा लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये वाला है। आप मैप को ध्यान रखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। नेक्स्ट है देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। हमने जो अभी पढ़ा उसे हमने एक टेबल बना लिया है, याद करने में आसानी होगी। दक्षिणतम बिंदु द्वीप सहित ये कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इसे हम क्या बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद उत्तरतम बिंदु ये इंदिरा कौल है, ये 37 डिग्री 6 मिनट पर है जम्मू कश्मीर। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता या गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है। ये वाला आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट गौरमोता या गुजरात, ये सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है। उसके बाद है पूर्वोत्तर बिंदु, ये किबिथु में है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं 97 डिग्री 25 किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। उसके बाद है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। ये दक्षिणी सीमा क्या है, पूरे संपूर्ण भारत की। तो दक्षिणी सीमा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे। अब मुख्य भूमि यानी कि हम द्वीप को अगर छोड़ दें, अंडमान निकोबार को छोड़ दें, लक्षद्वीप को छोड़ दें, तो मुख्य भूमि पे हमें क्या है, ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। तो भारत पृथ्वी पर जिस जगह पर स्थित है उस स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में मापा जाता है।
ये रेखाएं भारत के मौसम, दिन रात की अवधि और समय को प्रभावित करती हैं। ये क्या क्या प्रभावित करती हैं? मौसम को प्रभावित करती हैं, दिन और रात की अवधि यानी कि छोटा दिन बड़ा दिन, और देशांतर इस समय को प्रभावित करता है। पहला है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में दूरी का अंतर। भारत का फैलाव यानी कि विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोनों ही दिशाओं में लगभग 29 डिग्री है। ये कैसे है? आप यहाँ पे देख चुके हैं मैप में। पहला, उत्तर से दक्षिण में कितना है हमारा? ये 37 डिग्री 6 मिनट है, और ये दक्षिणतम बिंदु क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। अगर इसे आप घटाएंगे तो ये 2 मिनट होगा, ये 29 डिग्री। तो अंतर कितना है? लगभग 29 डिग्री का। उसके बाद आप इसको देखें, 97-25 है, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है हमारा 68 डिग्री 68, ये 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। इसको घटाएंगे तो 18 मिनट ये होगा, और ये 29 डिग्री। तो यहाँ पे भी ये 29 आ रहा है, ये भी 29 आ रहा है। तो आप डिग्री का फैलाव देख सकते हैं। उत्तर दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार जो डिग्री फैला है 29 डिग्री है, और पूरब पश्चिम का देशांतरीय विस्तार का फैलाव 29 डिग्री है। वास्तविक दूरी कितनी है उत्तर से दक्षिण की? 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लगभग है 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो अब आप देखिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग क्या होती है? बराबर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, इसलिए मध्य में ये दूरी कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं डिग्री का फैलाव समान होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण की दूरी पूरब से पश्चिम की दूरी से लगभग 281 किलोमीटर अधिक है। इसलिए भारत का नक्शा देखने में थोड़ा चतुष्कोणीय आकार का लगता है। ये बराबर होने के बावजूद भी उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूरब से पश्चिम के विस्तार से अधिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, लेकिन देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। इसे समझने के लिए अगर आप एक ग्लोब बना लें, तो ग्लोब में ये जो लाइंस होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये लगभग समान दूरी पर होती हैं। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये आप देखेंगे ये कम होते जाती है। उत्तर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है कम होते जाती है, और भूमध्य रेखा में सबसे चौड़ा ये इनका अंतर होता है। तो यही कारण है कि डिग्री का फैलाव समान होने के बावजूद भी उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज़्यादा है पूरब पश्चिम से। अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। अक्षांश रेखाएं बताती हैं कि हम भूमध्य रेखा से कितने दूर हैं, और इसी दूरी के आधार पर हमने भारत का जलवायु विभाजन तय किया है। पहला पॉइंट है कर्क रेखा। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये लाइन कर्क रेखा जो है हमारी ऐसे निकलती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपको याद रखना है, मैप से ही आप याद रख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जलवायु क्षेत्र दक्षिणी हिस्सा कर्क रेखा के जो नीचे का हिस्सा है, ये कर्क रेखा हमारी ऐसे हमने ड्रॉ की थी अभी। यह उष्णकटिबंध में आता है, जहाँ साल भर अधिक गर्मी रहती है। ये वाला जो एरिया है ये उष्णकटिबंध में आता है। यहाँ पे सालों भर गर्मी रहती है, अधिक गर्मी पड़ती है। और जो उत्तरी हिस्सा है कर्क रेखा के ऊपर वाला, यह उपोष्ण या पोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों होती है। ठंडे के दिन में बहुत ठंड पड़ती है और गर्मी के दिन में बहुत गर्मी भी पड़ती है। लेकिन इस एरिया में ठंड बहुत कम पड़ती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों का क्या है? मिश्रण है। तो ये ऐसा प्रभाव किसके वजह से पड़ा है? ये अक्षांशीय रेखा के विस्तार के वजह से पड़ा है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, दिन और रात की अवधि पर प्रभाव। जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा, वहाँ दिन और रात की अवधि में उतनी ही अधिक अंतर आएगा। उदाहरण के लिए केरल, जो कि सबसे दक्षिणी हिस्से में है, वो भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए यहाँ सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की अवधि में केवल 45 मिनट का अंतर होता है। और लेह, जो कि उत्तर में है भारत के, ये भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ दिन और रात की अवधि में 5 घंटे तक का बड़ा अंतर आ जाता है। तो ये आपको याद रखना, ये भूमध्य रेखा है, आप देख सकते हैं। ये जो
पॉइंट है ये सबसे नज़दीक है भारत का 933 किलोमीटर। और जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर लद्दाख के पास, यहाँ पे इस हिस्से में ये सबसे दूर है। इसी कारण है कि लद्दाख के दिन और रात की अवधि में लगभग 5 घंटे से ज़्यादा का अंतर होता है, जबकि ये जो केरल वाला हिस्सा है यहाँ पे 45 मिनट का ही अंतर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये भूमध्य रेखा से दूरी के वजह से होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दक्षिण भारत विषुवत रेखा के पास होने के कारण यहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इससे यहाँ साल भर अधिक गर्मी पड़ती है। सीधी गर्मी पड़ेगी, सीधी लंबवत रेखाएं पड़ेगी तो इंटेंसिटी उसका ज़्यादा हुआ तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और उत्तर भारत में यानी विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण यहाँ सूर्य की किरण अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी कम मिलती है और शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो अब तिरछी देख सकते हैं, ये तिरछी रेखा पड़ने के कारण क्या होती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है तो गर्मी भी कम लगती है। तीसरा पॉइंट है देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। हमने अक्षांश विस्तार का प्रभाव पढ़ लिया, अब देशांतरीय विस्तार के प्रभाव में देखते हैं। देशांतर रेखाएं बताती हैं कि किसी स्थान का समय क्या होगा। जैसे कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हुआ है, यह रेखा देश के लगभग बीचों बीच इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, अमकोवा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक हमेशा आप याद रख सकते हैं, अमकोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जीएमटी से संबंध क्या है? तो भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री जो कि देशांतर को माना गया है से 5.5 घंटे आगे है। आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे, ये याद रखना है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर को हमने माना है 0, तो उसके आगे कितना है हमारा समय? 82.5 डिग्री। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 5 घंटे 30 मिनट। स्थानीय समय में अंतर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। ये कैसे होता है? आपको पता होगा कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमेगी कितने देर में? 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे ये मिनट हो गया। इस 60 से इसको कटाएंगे तो कितना होगा? 6 के 36, 6 बार में जाएगा। 6 कम 6 और 6 चौके 24, यानी 1 डिग्री कितने के बराबर है? 4 मिनट के बराबर है। भारत का पूर्वी छोर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में किबिथु और पश्चिमी छोर गुजरात में गौरमोता के बीच लगभग 29 डिग्री देशांतर का अंतर है। हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा। तो समय का अंतर कितना होगा? 29 डिग्री। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 29 डिग्री इंटू 4 116 मिनट। लगभग इसे 2 घंटा मान लेते हैं। 2 घंटे में कितना होता है? 120 मिनट। तो मान लेते हैं कि ये 2 घंटे के बराबर है। तो परिणाम क्या होगा इसका कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट आएगा सूरज के सामने, फिर घूमते हुए पृथ्वी जाएगी। उसके बाद ये पॉइंट आएगा कि 29 डिग्री तय की है, तो यानी 116 मिनट यानी 2 घंटे बाद हमारा ये वाला पॉइंट सूरज के सामने जाएगा। यानी सूर्योदय कब होगा? यहाँ पे 2 घंटे बाद होगा इसके सापेक्ष में। तो ये याद रखना है। पूरे देश में घड़ियाँ एक ही समय बताए, इसलिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को पूरे भारत के लिए मानक रेखा मान लिया है। हर एक देश अपने अपने कुछ लोकल टाइम मान के चलते हैं, ताकि किसी मान लेते हैं अगर हमारा मानक रेखा यहाँ से गुजरता, ठीक है, अगर यहाँ से गुजरता तो फिर क्या होता है? इनके लिए तो 2 घंटे हमेशा लेट ही चलता है, इसलिए हमने बीचों बीच माना है, ताकि इनके लिए भी और इनके लिए भी हमारा समय क्या हो? लगभग समान दिखे। अन्य देशों में समय कटिबंध। जिन देशों का पूरब से पश्चिम विस्तार भारत से भी बहुत अधिक है, जैसे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वे 1 से अधिक मानक से समय रेखाएं रखते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अलग अलग समय क्षेत्र हैं। भारत में कितना समय क्षेत्र है? 1 82.5 डिग्री
ठीक है। और रूस में कितना है, 11 अलग अलग समय क्षेत्र हैं जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र में फैला हुआ देश बनाते हैं। और कनाडा में कितना है, 6, ये याद रखना है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, रूस में 11 और कनाडा में 6 टाइम जोन से। भारत में कितना है, 1, 82.5 डिग्री। नेक्स्ट है जनांकीय एवं भौगोलिक आकार। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने की वजह से अब भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और चीन दूसरा हो गया है, ये याद रखना है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमने देखा था रुक चीन अबा भारत वाले ट्रिक से, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखना है, एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है। तो 32,87,263 मोबाइल नंबर के तरह आप इसके याद रखने की कोशिश करें। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3.214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है, ये याद रखना है। उत्तर से दक्षिण कितना है, 3,214 और पूरब से पश्चिम कितना है, 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर से उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा नोट लिखा है, आप देख सकते हैं। यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। जैसे ये वाला एरिया अगर यहाँ पे भी, इधर भी और इधर तीनों ओर जल से घिरा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। इस प्रकार यह 3 ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर जो हैं से घिरी हुई है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होते गया। जैसे भारत का अगर मैप बनाएंगे तो ये वाला जो एरिया बोल रहा है ये उत्तर में चौड़ा है और नीचे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ये पतला होते गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अंतरीप किसे कहते हैं, तो समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। जैसे भारत के केस में आप देखिए तो इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो उसे हम बोलेंगे अंतरीप। भारत की कुल तट रेखा की वर्तमान लंबाई कितनी है। विभिन्न सरकारी एजेंसी जैसे कि राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में सत्यापित किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, 7,870.51 और द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 3,228.30 किलोमीटर है। ध्यान दें कि इससे पहले भारत की तट रेखा की लंबाई पारंपरिक रूप से 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती थी। नई गणना आधुनिक तकनीकों और छोटे बड़े मोड़ों, खाड़ियों आदि के अधिक सटीक मापन पर आधारित है। पहले कितनी थी, 7,516.6, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली हुई है। वो कौन कौन से हम उसे देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये कितना लंबाई है इसकी,
19.5 किलोमीटर। पहले कितना थी? 1962। अब बढ़ के कितना हो गया है? 3000 हो गया, यानी 1100 लगभग बढ़ गया है। उसके बाद देखिए गुजरात की वर्तमान में 2340 है, पहले कितनी थी? 1214। तमिलनाडु राज्य की देखिए अभी कितना है? 1068.69 और पहले थी 960 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की देखिए 1053 और पहले थी 973। उसके बाद है महाराष्ट्र की वर्तमान में है 877 किलोमीटर और पहले थी 652.60 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की अभी है 721 किलोमीटर और पहले कितनी थी? 157, यानी इसका सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। उसके बाद है केरल राज्य। केरल पहले कितना था? 569, वर्तमान में कितना है? 600। उड़ीसा राज्य का देखिए, उड़ीसा में 574 पहले था, पर अभी है, और पहले कितना था? 476। फिर कर्नाटक राज्य का अभी है 343, पहले था 208 किलोमीटर। फिर गोवा का 193 किलोमीटर वर्तमान में है, लगभग 194 मान सकते हैं, और ये पहले कितना था? 101 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह के केंद्रीय शासित जो प्रदेश है, इसका पहले था 132 किलोमीटर, अब बढ़ के कितना हो गया है? 144 किलोमीटर। उसके बाद है दमन और दीव, इसका है 54 किलोमीटर वर्तमान में, पहले था 42.5 किलोमीटर। उसके बाद है पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसका वर्तमान में 42.65 किलोमीटर, पहले कितना था? 47.60, यानी कि ये घटा है, बाकी सभी बढ़े हैं। तो पहले कितना था? 7516.6 किलोमीटर और वर्तमान में कितना है? 11098.81 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। ये ऐसा क्यों हुआ है तो आप समझ सकते हैं, इसे हम बोलते हैं एक तटरेखा पैराडॉक्स। जैसे जैसे हमारे इसके मापने की इकाई छोटी होती जाती है, वैसे वैसे तटीय रेखाओं की लंबाई बढ़ते जाती है। उदाहरण के लिए यदि आप अगर इस लाइन को देखें, इस लाइन को ध्यान से देखें आप, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा स्केल है और उससे मुझे नापना हो, तो मैं क्या करूँगा? एक सीधा लाइन ड्रॉ करूँगा, इसे बोल दूँगा कि ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है। लेकिन अगर मेरे पास छोटा सा स्केल है, इतना छोटा स्केल है, तो मैं कैसे नापूंगा? इसको यहाँ पे रखूँगा एक बार, फिर यहाँ पे रखूँगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे करके नापूंगा। तो ये क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इनका पूरा जो लंबाई है इस वाले से, ये बड़े वाले स्केल से ज़्यादा आ जाएगा, जबकि सेमी तटरेखा की लंबाई कितनी है? सेम ही है, कहीं पे भी बढ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत ने कुछ नया क्षेत्र बना लिया है या कब्जा कर लिया है। तो तटरेखा की लंबाई आप देखें गुजरात की वही थी, अभी भी है, लेकिन मापने का तरीका बदला है, जिसके वजह से हमारा लंबाई का अमाउंट भी बढ़ गया है। एक दूसरा कारण क्या है कि समुद्र का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे तटरेखा पीछे की तरफ शिफ्ट होती जाती है, तो उस कारण से भी लंबाई में वृद्धि होती है। हालांकि वो लंबाई की वृद्धि बहुत ही नगण्य होती है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है, तो आपको ये याद रखना है। मैंने ये बताया स्केल मापने वाला तरीका। इसके जैसे अब ये देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के यहाँ पे बहुत छोटा एरिया है, हमने मापने का तरीका बहुत ही रिफाइन कर दिया, जिसकी वजह से ये में ज़्यादा लंबाई मिली है। अब देखते हैं भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, और हमारे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो वर्तमान में हमें याद रखना है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। छोटा राज्य गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। आप इस मैप में देख सकते हैं सभी 28 राज्य और उनके पुनर्गठन यानी स्थापना का समय, वो कब कब स्थापित हुए। तो इसे हम टेबल से देख लेते हैं। बिहार कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा कब हुआ? 18 अप्रैल 1936 को। पश्चिम बंगाल कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जम्मू कश्मीर कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को।
उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, असम 26 जनवरी 1950, आंध्र प्रदेश 1953 1 अक्टूबर को और पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 को। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, राजस्थान 1 नवंबर 1956 और केरल भी 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को। गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960 और दादरा नागर हवेली 11 अगस्त 1961। नागालैंड कब हुआ था? 1963 में। दिल्ली 1965 में। चंडीगढ़ 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972 और सिक्किम 1975 में 16 मई को हुआ था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये हुआ था 1987 में। मिजोरम 1987 में। दमन एवं दीव 1987 में इसका स्थापना हुआ। फिर गोवा का भी 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। इस दिन ये बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद है तेलंगाना 2 जून 2014 को हुआ था। अब हम देख लेते हैं उनके राजधानी, वहाँ की आधिकारिक भाषा और यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वहाँ राज्य में जिलों की संख्या क्या है, वहाँ का क्षेत्रफल क्या है और क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल के प्रतिशत के कितने के बराबर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसके सापेक्ष में हमें ये परसेंटेज निकालेंगे तो इतना लगभग आएगा, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। और जिलों की संख्या कितनी है? 50। उसके बाद है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। आधिकारिक भाषा है इसकी हिंदी और जिलों की संख्या कितनी है? 55। जो जिन राज्यों से हैं वो लोग आप देख सकते हैं और अपने जिलों की संख्या याद रख सकते हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? मराठी और जिलों की संख्या क्या है? 36। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू और जिलों की संख्या कितनी है? 75। उसके बाद है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पे बोली जाती है गुजराती, ये आधिकारिक भाषा है और जिलों की संख्या कितनी है? 33। उसके बाद कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसमें आधिकारिक भाषा है कन्नड़ और जिलों की संख्या है 31। आंध्र प्रदेश की राजधानी है नई जो बनी है अमरावती। यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है और जिलों की संख्या कितनी है? 26। तो आपको इस मैप से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे है राजस्थान, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या कितनी है? 50 है। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल यहाँ पे भी क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी थी? 55। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या थी? मुंबई और यहाँ पे क्या बोली जाती है? मराठी और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 36। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ यहाँ पे कौन कौन सी भाषा थी? हिंदी और उर्दू 2 आधिकारिक भाषाएं थी और जिलों की संख्या कितनी है? 75। उसके बाद है गुजरात। गुजरात जो कि जिसकी राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पे गुजराती बोली जाती है और इसकी जिलों की संख्या कितनी है? 33। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर और यहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, आधिकारिक भाषा कन्नड़ है और जिलों की संख्या कितनी है? 31। उसके बाद हमने देखा था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ पे बोली जाती है तेलुगु और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी थी? 26। उसके बाद एक जो छूट गया था लिस्ट में वो था उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी ये वाला एरिया ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश है जिसकी राजधानी अमरावती और तेलुगु थी और जिलों की संख्या कितनी थी? 26। ये वाला एरिया है उड़ीसा, यहाँ इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो है ओडिया। पहले उड़िया थी, अब ओडिया हो गया है, ओडिया। और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 30।
नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ पे दो आधिकारिक भाषाएं हैं, पहला हिंदी और दूसरा छत्तीसगढ़ी। जिलों की संख्या कितनी है? 33। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल। और जिलों की संख्या क्या है? 38। उसके बाद है तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद और यहाँ पे तेलुगु और उर्दू दो आधिकारिक भाषाएं हैं और जिलों की संख्या कितनी है? 33। बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पे बोली जाती है हिंदी। हिंदी और उर्दू दो आधिकारिक भाषाएं हैं यहाँ पे और जिलों की संख्या कितनी है? 38। इसका भी 38 है और तमिलनाडु का भी 38 है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ पे बंगाली और कुछ नेपाली बोली जाती है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वहाँ पे। और जिलों की संख्या कितनी है? 23। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है। कारण क्या है कि सारे मिशनरी यहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से या तो जो आदिवासी हैं वो बचे हैं या फिर सारे के सारे क्रिश्चियन हैं। तो जो क्रिश्चियन हैं वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ की जिलों की संख्या कितनी थी? 26 और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, ये याद रखना है, थोड़ा सा अजूबा है। उसके बाद है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। यहाँ पे आधिकारिक भाषा है हिंदी और जिलों की संख्या कितनी है? 24। आधिकारिक भाषा से तात्पर्य ये है कि वहाँ के विधानसभा में सारे काम हिंदी में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में और हिंदी के अलावा कोई भाषा ही नहीं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए बिहार में मैथिली बोली जाती है और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा क्या है? वो हिंदी और उर्दू। इसको मैप से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? रायपुर। यहाँ पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी आधिकारिक भाषा बोली जाती थी और जिलों की संख्या कितनी थी? 33। उसके बाद हमने देखा था तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या थी? चेन्नई। यहाँ पे तमिल बोली जाती है, आधिकारिक भाषा तमिल है और 38 जिलों की संख्या है। उसी तरह बिहार के जिलों की भी संख्या कितनी है? 38 और आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना की क्या है? ये है तेलंगाना। तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, उसकी राजधानी है हैदराबाद और तेलुगु और उर्दू दो भाषाएं हैं और जिलों की संख्या कितनी है? 33। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ पे बंगाली और नेपाली, इस वाले एरिया में नेपाली बोली जाती है, इधर के एरिया में। और यहाँ पे 23 जिले हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी थी ईटानगर। यहाँ पे आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी। जिलों की संख्या कितनी थी? 26। उसके बाद है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ पे हिंदी आधिकारिक भाषा थी और जिलों की संख्या थी 24। नेक्स्ट देखते हैं असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ पे आधिकारिक भाषा क्या है? असमिया और जिलों की संख्या क्या है? 35। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। राजधानी है शिमला और आधिकारिक भाषा यहाँ पे है हिंदी और जिलों की संख्या 12। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ पे हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं हैं आधिकारिक और जिलों की संख्या कितनी है? 13। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है और जिलों की संख्या कितनी है? 23। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, आधिकारिक भाषा है हिंदी और यहाँ पे जिलों की संख्या क्या है? 22। उसके बाद है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, आधिकारिक भाषा मलयालम और जिलों की संख्या है 14। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ा था और जिलों की संख्या कितनी है? 12। इसे आप मैप से भी देख सकते हैं। असम की राजधानी क्या है? ये वाला एरिया जो है असम है, ये है दिसपुर। यहाँ पे 35 जिले थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है और जिलों की संख्या कितनी थी? 12। उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत थी और 13 जिलों की संख्या थी। उसके बाद है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और इसकी जो जिलों की संख्या है वो थी कितनी? 23। हरियाणा। हरियाणा में की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ये वाला इन दोनों का राजधानी एक ही है और जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है और जिलों की संख्या कितनी है? 22। उसके बाद हमने देखा केरल। केरल की राजधानी क्या थी? तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे मलयालम बोली जाती थी और 14 जिलों की संख्या थी। उसके बाद था ये मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग और यहाँ पे अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है और जिलों की संख्या कितनी है? 12।
नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर, राजधानी इम्फाल, आधिकारिक भाषा मणिपुरी, जिलों की संख्या 16। उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। यहाँ पे 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, मिजो और अंग्रेजी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ पे बंगाली और कोकबोरोक 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, बंगाली और कोकबोरोक। उसके बाद है सिक्किम, राजधानी है गंगटोक। यहाँ पे नेपाली और सिक्किमी भाषा बोली जाती है क्योंकि ये नेपाल का पड़ोसी है, इसकी वजह से। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि राज्यों का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया यहाँ पे 31,66,414 किलोमीटर, और बाकी के जो क्षेत्रफल होंगे 4% वो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों के। तो यहाँ पे आप मैप से उसी चीज़ को चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। पहला था मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या थी? इम्फाल थी। और उसके बाद था नागालैंड, ये है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ पे बोली जाती है अंग्रेजी, जिलों की संख्या 16। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर में राजधानी इम्फाल, मणिपुरी, और 16 जिलों की संख्या, दोनों में लगभग सेम। फिर उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी थी आइजोल और यहाँ पे मिजो और अंग्रेजी बोली जाती थी, जिलों की संख्या थी 11। उसके बाद ये वाला हिस्सा है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ पे बंगाली और कोकबोरोक भाषाएं बोली जाती है। बंगाली क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है तो कुछ उसका प्रभाव पड़ा है। उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, यहाँ पे नेपाली और सिक्किमी भाषा बोली जाती थी, जिलों की संख्या कितनी है? 6। उसके बाद है यहाँ पे गोवा और गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ पे कोंकणी बोली जाती है और जिलों की संख्या कितनी है? 2। तो गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी है। जिलों की संख्या कितनी है? 3 जिले हैं सिर्फ, ये याद रखना है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में यहाँ पे उर्दू, डोगरी और हिंदी 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 20। उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह और इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। जिलों की संख्या कितनी है? 2। दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव दोनों को अब एक में मिला दिया गया है, दादरा और नागर हवेली को, और दमन और दीव को। राजधानी को दमन रखा गया है और इसका आधिकारिक भाषा क्या है? गुजराती, कोंकणी और हिंदी। जिलों की संख्या कितनी है? 3। इसको आप मैप से देख सकते हैं। अंडमान निकोबार यहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है और जिलों की संख्या कितनी है? 3। जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर या जम्मू है, उर्दू, डोगरी और हिंदी 3 आधिकारिक भाषाएं हैं और जिलों की संख्या क्या है? 20। उसके बाद है लद्दाख, सॉरी ये वाला लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। लद्दाख में लद्दाख की राजधानी लेह, यहाँ पे भी हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती है और 2 जिले हैं यहाँ लद्दाख के और 20 जिले थे जम्मू और कश्मीर के। उसके बाद है यहाँ इस वाले एरिया में दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव, यहाँ पे गुजराती बोली जाती है क्योंकि ये गुजरात से सटा हुआ है, कोंकणी बोली जाती है क्योंकि महाराष्ट्र से सटा हुआ है और हिंदी भी बोली जाती है और जिलों की संख्या क्या है? 3। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, आधिकारिक भाषा तमिल क्योंकि ये तमिलनाडु का पड़ोसी है। उसके बाद फ्रेंच क्योंकि ये फ्रेंच की कॉलोनी रह चुकी है और उसके बाद तेलुगु क्योंकि आंध्र से कुछ सटा हुआ है। तो जिलों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसकी राजधानी नई दिल्ली ही है, भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है और राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी भी नई दिल्ली ही है। आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। जिले कितने हैं? 11 जिले हैं। चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी है, यहाँ पे अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। जिलों की संख्या 1 है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, यहाँ पे मलयालम बोली जाती है क्योंकि ये केरला का पड़ोसी है क्योंकि वो वहाँ से सटा हुआ है लगभग, और जिलों की संख्या क्या होगी? 1। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा? 32,87,263 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये कवर होता है। दूसरा पार्ट है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, इसे हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर देख चुके हैं, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की राजधानी ये है मेघालय, इसकी राजधानी शिलोंग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये 7 याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। बांग्लादेश से संबंध 5 भारतीय राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं आप मैप में देख सकते हैं कि मिजोरम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सटा हुआ है। इधर आप मैप में देखें, ये वाला जो वाइट कलर का दिख रहा है ये वाला, ये पश्चिम बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश से कौन कौन सटा हुआ है, ये असम का थोड़ा सा पार्ट, ये मेघालय, त्रिपुरा तो तीनों ओर से घिरा हुआ है और उसके बाद है मिजोरम। तो कितने हो गए टोटल, असम 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4 और पश्चिम बंगाल 5। टोटल 5 राज्य हैं बांग्लादेश से सटे हुए हैं।